नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस एक्सप्रेस में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आइए हम लोग मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उस मध्यकालीन के इतिहास में हम लोग अरबों के आक्रमण को, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण को और मोहम्मद गोरी के आक्रमण को और कुतुबुद्दीन के टॉपिक को पढ़ चुके हैं। अब कुतुबुद्दीन के ठीक बाद शासन कौन किया है उसका अध्ययन करेंगे। अब आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो एक चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि ऐबक के ठीक बाद आराम शाह ने शासन किया है। किसने किया था? आराम शाह ने। हमने एक चीज आपको बताया था कि गुलाम वंश में कुल 11 शासकों ने शासन किया है, लेकिन 11 शासक में कुछ शासक ऐसे हैं कि जो सिर्फ नाम मात्र के शासक हुए हैं। उसमें से एक नाम आराम शाह का भी आता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा और आराम शाह का ऑप्शन दिया हो तो आप उत्तर में लगाएंगे आराम शाह। यह आराम शाह 8 माह शासन किया था। यह एक अयोग्य शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, लेकिन इसे क्या किया गया? इसे इल्तुतमिश ने अर्थात इसके बहनोई ने, या कह सकते हैं कि ऐबक के दामाद ने इसे अपदस्थ कर दिया और उसके बाद गद्दी पर वह स्वयं बैठ गया। तो इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ठीक बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो आप कहेंगे आराम शाह बैठा। ठीक है। मुख्य शासक जो इसके बाद आता है उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश यह जो है 1211 लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन किया था। यहां एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, यह जो इल्तुतमिश है इसके पहले हम बैकग्राउंड को जानते हैं कि यह इल्तुतमिश कौन था और कैसे यह सत्ता पर आया। तो ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश इलबारी जाति का एक तुर्क था। क्या था? इल्तुतमिश इलबारी जाति का एक तुर्क था। ऐबक ने इसे 1 लाख जीतल में खरीदा था। ऐबक ने इसे 1 लाख जीतल में खरीदा था। सर्वप्रथम इसने ग्वालियर पर विजय प्राप्त किए। कहां प्राप्त किए? ग्वालियर पर विजय प्राप्त किए, जिसके उपरांत इसे ग्वालियर का इख्तेदार बनाया गया। क्या बनाया गया? ग्वालियर का इख्तेदार बनाया गया। इसके बाद इसने वरन पर विजय प्राप्त किया। वरन प्रेजेंट टाइम का आप कह सकते हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर जो यूपी में पड़ता है। ठीक, यहां का इसको सूबेदार बनाया गया। क्या बनाया गया? सूबेदार बनाया गया। उसके बाद ये कह सकते हैं कि सुल्तान बनने से पहले यह बदायूं का गवर्नर था। क्या था? बदायूं का गवर्नर था। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एसएससी में पूछा गया है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहां का गवर्नर था। तो एसएससी और अदर वनडे एग्जामों में कई बार पूछा गया है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहां का गवर्नर था। तो आप कहेंगे बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। तो ये रहा इसका बैकग्राउंड। थोड़ा सा जान लेते हैं। इल्तुतमिश एक स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान था। इल्तुतमिश एक स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान था और यह अपने भाइयों में सबसे छोटा था। और आप जानते हैं कि परिवार में जो छोटा होता है उस पर घर का या परिवार का स्नेह दुलार ज्यादा मिलता है। तो यह 5 भाइयों में सबसे छोटा था, इसलिए घर के सारे लोग इसे प्यार करते थे, ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन इसके भाइयों ने इस चीज को समझा नहीं और इसको ले गए मेला घुमाने और उसी मेला में इसको छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो इल्तुतमिश भटक गया और एक व्यापारी के हाथ लग गया और व्यापारी ने इसे उठाकर बेच दिया। और जब बेच दिया तो मैंने आपसे कहा कि इल्तुतमिश को 1 लाख, ठीक है, टका में कौन खरीदा था? ऐबक ने खरीदा था। और जब ऐबक ने खरीदा तो सर्वप्रथम इसने ग्वालियर पर विजय प्राप्त किया, तो उसे ग्वालियर का इख्तियार बनाया गया।
उसके बाद वर्ण पर विजय प्राप्त किया तो इसे बुलंदशहर यानी कि यहाँ का सूबेदार बना दिया गया। फिर सुल्तान बनने से पहले क्या था, ये बदायूं का गवर्नर था। तो ये रहा इसका जो है परिचय कि किस तरह से ये था और कैसे यह सिंहासन की तरफ बढ़ा था। अब आइए हम लोग जानते हैं इसकी प्रारंभिक समस्या के बारे में। प्रारंभिक समस्या, ध्यान दीजिएगा, इसने जो है अपने साले आराम शाह को अपदस्थ किया था, इसलिए इसके सामने आंतरिक समस्याएं ज्यादा हो गई। अर्थात उसमें कुछ लोग विरोध करने वाले भी मिल गए और कुछ जो है इसके खिलाफ खड़े हो गए और कुछ लोग ऐसे थे जो इसके समर्थन में थे। बहुत सारे लोग ऐसे चाहते थे कि भाई हमारा जो स्वामी हो, हमारा जो शासक हो वह स्ट्रांग हो, मजबूत हो। अब ध्यान दीजिएगा इस पर। प्रारंभिक समस्याओं में सबसे पहली समस्या वही आई जो गजनी का शासक था, जिसका नाम हमने ऐबक के स्टोरी में आपको बताया था, नाम था ताजुद्दीन एल्दौज। और दूसरे जो थे वह सिंध एवं मुल्तान के शासक थे जिनका नाम था कुबाचा। ठीक है, पुनः ये दोनों समस्या बनकर के सामने खड़े हो गए। जो समस्या बनकर के सामने खड़े हो गए तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने इनके ऊपर अटैक करवाया, एल्दौज के ऊपर, और 1215 ईस्वी में इसे परास्त कर दिया। और जब परास्त कर दिया तो एल्दौज सीधा गजनी भाग खड़ा हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, यह तो इस युद्ध में परास्त हुआ और सीधा गजनी भाग गया, लेकिन जब 1217 में इसके ऊपर आक्रमण करवाया तो इल्तुतमिश ने अपनी सेना को निर्देश दिया कि भाई इनको ऐसा दंड दीजिए कि ये जिंदगी भर याद रखें। अब हुआ क्या कि जब इसके ऊपर अटैक हुआ तो अटैक होने के बाद यह अपनी जान बचाने के लिए सिंधु नदी में कूद पड़ा। क्या किया? अपनी जान बचाने के लिए सिंधु नदी में कूद पड़ा। और जब सिंधु नदी में कूद पड़ा तो इसे तैरना नहीं आ रहा था। जब तैरना नहीं आ रहा था तो यह उसी में डूब कर मर गया। ठीक है, डूब गया उसी में। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक बार यह यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय में सिंध एवं मुल्तान के शासक नसरुद्दीन कुबाचा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आप जानते हैं किसी को घेर करके अगर आप चारों तरफ से उसे मारेंगे तो वह अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और आप सारे लोग जानते हैं कि इंसान के अंदर जब डर आ जाता है, जैसे आपको एक कुत्ता अगर दौड़ा लिया तो आपके पास जितना जोर रहेगा आप उतना तेज भागेंगे। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे कहीं एक काट न ले। तो जब अब इसके जान पे पड़ गई तो यह भी अपनी जान बचाने के लिए सिंधु नदी में कूद पड़ा, और जब कूद पड़ा तो इसी में डूब गया। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय में सिंध एवं मुल्तान के शासक नसरुद्दीन कुबाचा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो उस सुल्तान का नाम है इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये दोनों समस्या तो यहां सॉल्व हो गई। अब एक नेक्स्ट समस्या आ गई, ध्यान दीजिएगा। पंजाब का एक शासक था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी, और इसी का पीछा करते आ रहा था चंगेज खान। और जो चंगेज खान इसका पीछा करते हुए आ रहा था तो जलालुद्दीन मंगबरनी ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता मांगी। लेकिन इल्तुतमिश को आप देख रहे हैं कि ये आंतरिक समस्याओं में उलझा हुआ है। जब आंतरिक समस्याओं में उलझा हुआ है तो इसलिए इल्तुतमिश ने सहायता देने से इनकार कर दिया कि हम कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चंगेज खान बहुत चालाक था, ये यहीं से वापस चला गया सीमा से। तो सीमा से वापस चला गया तो कई बार क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीकों से पूछता है। आपने देखा कि पीछा करते आ रहा था, इसने सहायता मांगी, सहायता देने से इसने इनकार किया, उसके बाद चंगेज खान बाउंड्री लाइन से बाहर चला गया। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय में मंगोलों का आक्रमण सबसे पहली बार हुआ? तो मंगोलों का आक्रमण सबसे पहली बार कब हुआ? 1221 में। किसके समय में हुआ?
इल्तुतमिश के समय में हुआ। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। एक चीज आप और यहां ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछता है कि जब मंगोलों का भारत पर आक्रमण हुआ तो उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जब पहली बार मंगोल भारत के तटवर्ती इलाकों में देखे गए तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका राज चल रहा था? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश, क्योंकि सबसे पहली बार 1221 ईस्वी में मंगोलों का भारत पर आक्रमण हुआ। और आक्रमण में क्या हुआ इसे आप जानते हैं कि सिर्फ वो आया और सीमा में एंट्री कर गया था। और जब एंट्री कर गया था तो इसने सहायता मांगी, और जब सहायता देने से इसने इनकार किया तो ये बंदा यहां से वापस चला गया। अर्थात कोई युद्ध नहीं हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। जब सबसे पहली बार आक्रमण कब हुआ तो आप कहेंगे 1221 में। किसके समय में हुआ? इल्तुतमिश से। चाहे जब भी क्वेश्चन घुमा के पूछ दे आपसे, सबसे पहली बार अगर मंगोलों का जिक्र होगा और सुल्तान का नाम पूछेगा तो सुल्तान में सही होगा इल्तुतमिश। ये भी समस्या टल गई। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं, बगदाद के एक खलीफा थे जिनका नाम था अल मुंतसिर बिल्लाह। थोड़ा नाम टेढ़ा है, ध्यान दीजिएगा। पहले के जो सुल्तान हुआ करते थे वह सुल्तान तब कहलाते थे जब वह किसी खलीफा से अपने पद की स्वीकृति ले लेते थे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं कि हमारे समाज में 8 प्रकार के विवाहों को मान्यता दी गई है। जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कौन सा विवाह प्रशंसनीय है और कौन सा विवाह निंदनीय है। इस 8 विवाहों में 4 विवाह को प्रशंसनीय बताया गया है और 4 विवाह को निंदनीय बताया गया है। तो जब प्राचीन भारत की शुरुआत होगी तो हम लोग प्राचीन भारत में इस चीज का अध्ययन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना जानिए कि जब हमारे यहाँ विवाह होता है तो विवाह में ध्यान रखिएगा, जो सबसे पॉपुलर है वो कौन सा विवाह है? ब्रह्म विवाह है। कौन सा विवाह है? ब्रह्म विवाह है। और इस ब्रह्म विवाह में क्या होता है कि पिता अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर खोजकर उसका विवाह कर देता है, तो उसे हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। और आप लोग देखे होंगे कि हिंदू समाज में पंडित जी लोग होते हैं और वो जाते हैं शादी विवाह रीति रिवाज के अनुसार उसको संपन्न कराते हैं, और दूसरे दिन से कहा जाता है कि भाई इनका विवाह संपन्न हो गया विधि विधान से और अब ये दोनों लोग पति पत्नी हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर आप बालिग हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर आप बालिग हैं तो आप 21 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं और लड़की 18 वर्ष की उम्र पार कर चुकी है तो आप विवाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विवाह करते हैं और कोर्ट मैरिज करते हैं तो कोर्ट मैरिज तो आप कानूनी रूप से सही है, लेकिन क्या समाज में इसकी मान्यता मिलती है? आज भी कहीं कहीं समाज ऐसा है कि यदि आप कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और लेकर के अपने घर आते हैं तो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि फलाना का लड़का किसी लड़की को भगा कर लेकर आया है। ये नहीं कहेंगे कि भाई ये लोग बालिग थे और विवाह कर लिए, लेकिन आपके सामने नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे जरूर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो गंधर्व विवाह क्या है? प्रशंसनीय विवाह में माना गया है, लेकिन हमारे समाज में उसको मान्यता नहीं है। उसी तरह से सुल्तान कोई भी बन जाए, जब तक वह बगदाद के खलीफा से अपने पद की स्वीकृति नहीं लेता था तब तक उसको वैधानिक सुल्तान नहीं माना जाता था। अब इसी विवाह में देख लीजिए, हम कह रहे हैं मैं जो बात कह रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर जाति या किसी को दुख पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई भी पंडित जी हो, कुछ जानते हो या कुछ कम जानते हो, बस वो जा करके शादी विवाह में अपने मंत्रों का उच्चारण कर दिए, चाहे अपने मन में कुछ भी बोल करके स्वाहा स्वाहा कर दिए, तो लोग कहते हैं कि इनकी शादी विधि विधान से संपन्न हो गई। क्यों? क्योंकि पंडित जी को हमारे सिस्टम में उनको मान्यता दी गई है कि भाई ये जो भी कहेंगे ये सही कहेंगे। बात समझ आ गई? लेकिन वही चीज अगर आप गंधर्व विवाह करते हैं तो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है।
तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसने क्या किया, इसने बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह को बुलवाया और इनसे अपने पद की स्वीकृति ली। इसके द्वारा जो है जो वस्त्र लाए गए थे उसको स्वयं इल्तुतमिश ने पहना और अपने दरबारियों को पहनाया और इसके बाद इन्होंने उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान किया। सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान किया। जब ये सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान किया तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन बना, इल्तुतमिश बना। ध्यान दीजिएगा, उस समय सुल्तान बनने के लिए कम से कम 2 कोरम पूरा करने होते थे। मान लीजिए कि एक इसने बगदाद के खलीफा से अपने पद की स्वीकृति ले ली और दूसरा जो है कुछ सिक्के जारी करने होते थे, कुछ सिक्के जारी करने होते थे। तो यहां इसने क्या किया, इसने चांदी का टका जारी किया, चांदी का टका जारी किया जो 175 ग्रेन का था। कितना था, 175 ग्रेन, 11.35 ग्राम। यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है लेकिन पूछेगा ग्रेन में ही। तो ध्यान दीजिएगा, इसने चांदी का टका नामक एक सिक्का जारी किया जो 175 ग्रेन का था, अर्थात 11.35 ग्राम का था, जो दिल्ली सल्तनत में सबसे भारी सिक्का था, जो पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे भारी सिक्का था। अब यहां ध्यान दीजिएगा, चांदी का टका जो है इसने जारी कर दिया। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें इसने एक तांबे का जीतल भी जारी किया था। तांबे का एक सिक्का था जिसका नाम था जीतल। तो चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया अपने समय में, बगदाद के खलीफा से अपने पद की स्वीकृति ली और इस तरह से यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बन गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मध्यकालीन भारत का पहला सुल्तान कौन था, तो मध्यकालीन भारत का पहला सुल्तान कौन था, तो आप कहेंगे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी ने भी बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से अपने पद की शपथ लिया था और उसके बाद उस खलीफा ने उसे सुल्तान की उपाधि दिया था और उसको जो है सुल्तान माना था। तो जब मध्यकालीन क्वेश्चन पूछेगा तो मध्यकालीन भारत का पहला सुल्तान कौन था, तो महमूद गजनवी था। लेकिन अगर दिल्ली सल्तनत पूछेगा तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि यह महमूद गजनवी दिल्ली सल्तनत में नहीं आता है। जब मैंने पहले दिन स्टार्टिंग किया था ऐबक की, तो उस समय आपको बताया था कि जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर के 1526 तक है, लेकिन महमूद गजनवी तो 1030 में मर गया था, ठीक ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यह इसके टाइम से पहले की बात है, तो इसलिए तो इल्तुतमिश से पहले की बात है तो वह दिल्ली सल्तनत में नहीं आएगा, तो ये 1206 से पहले की बात है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आते हैं प्रशासन पर। किस पर आते हैं? प्रशासन पर। यह है प्रशासन। प्रशासन में क्या जानकारी चाहिए आपको? इसने प्रशासन को चलाने के लिए, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने प्रशासन को चलाने के लिए 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया और इसी को बोलते थे तुर्क ए चिहलगानी। तुर्क ए चिहलगानी, इसे हम चलीसा का नाम भी देते थे। क्या नाम देते थे? चलीसा। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, प्रशासन को चलाने के लिए इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्क ए चिहलगानी का नाम दिया गया और उसे हम चलीसा के नाम से भी जानते हैं। कालांतर में अगर आप देखेंगे तो इस चलीसा का दमन अर्थात इसका अंत बलबन ने किया था। कौन किया था? बलबन ने किया था। अब ध्यान दीजिएगा, और क्या किया इसने? चांदी का टका तो मैंने बता ही दिया आपको कि चांदी का टका और तांबे का जितना सिक्का चलवाया था। अब ध्यान दीजिएगा, इसने इकता प्रथा शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। पूछता है सिंपल क्वेश्चन कि इकता प्रथा, यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछता है कि इकता प्रथा किसने शुरू किया।
तो इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू किया। अब आप ये जान लीजिए कि इक्ता क्या था। तो भैया इक्ता एक प्रकार की भूमि थी। क्या थी? इक्ता एक प्रकार की भूमि थी। ध्यान रखिएगा सारे लोग कि इक्ता क्या था। तो इक्ता एक प्रकार की भूमि थी जो उच्च अधिकारियों एवं सेनापतियों को उनके नगद वेतन के एवज में, मतलब बराबर में दी जाती थी। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि इक्ता क्या था। तो इक्ता एक प्रकार की भूमि थी जो उच्च अधिकारियों एवं सेनापतियों को उनके नगद वेतन के एवज में दी जाती थी। तो इसने इक्ता भी चलाया था। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थापत्य कला कि इसने क्या क्या स्थापित करवाया था। एक चीज ध्यान रखिएगा, इतिहास कभी भी पढ़ना है अगर आपको, तो आप एक सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में हमेशा फिट रहेगी। जैसे हमने आपको पढ़ाया कि भैया पहले इसका जीवन बताया कि भाई कैसे ये इस सत्ता की तरफ आया, ठीक है, पूरी बायोग्राफी हमने देखा यहां से। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रारंभिक समस्या क्या क्या आई। तो प्रारंभिक समस्या को देखते हुए चंगेज खान तक यहां तक कवर किया। फिर हमने देखा कि ये सुल्तान जो अगर बना तो कैसे बना, तो यहां पर वैधानिक सुल्तान का दर्जा हमने यहां दिलाया। फिर आपने देखा कि अब प्रशासन क्या है, तो प्रशासन पे हम फिर आ गए, अर्थात 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया और इसके जो है क्या करते थे, यह प्रशासनिक कार्यों में इल्तुतमिश की सहायता करते थे। ध्यान दीजिएगा, ये तो गुलाम है, प्रशासनिक कार्यों में इल्तुतमिश की सहायता करते हैं। आज भी कंडीशन यही लागू है। जब सरकारें बनती हैं तो जहां जिस मुख्यमंत्री का बेल्ट गड़बड़ होता है वहां पर वह अपने चहेते डीएम या एसपी को वहां नियुक्त कर देता है कि सर आप इस चीज को देख लीजिएगा। बोलेंगे जी सर बिल्कुल देख लेंगे। कहने का मतलब पहले लोग गुलाम होते थे तो ऐसा कार्य करते थे, अब एक लालच आता है मन में कि एक स्टार कंधे पर बढ़ जाएगा। ऐसे भी हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग इसीलिए वर्क करते हैं, नहीं, फिर भी मानव जाति है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, ठीक है, दिमाग में आता ही है। तो लोग ये प्रयास करते हैं कि अगर हम इनके साथ रहेंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है कि जो ये चाहे कि हमारा प्रमोशन ना हो। अगर आप ही जब सेलेक्ट हो जाएंगे और आपकी पेमेंट 40,000 होगी और अगर आपसे कहा जाए कि क्या आपकी तनख्वाह 80,000 कर दी जाए, कोई प्रॉब्लम आपको, तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कहा जाए कि क्या आपकी तनख्वाह 10,000 कम कर दी जाए तो कोई प्रॉब्लम, आप कहेंगे बिल्कुल प्रॉब्लम है। तो इंसान जो है जितना ही पाता है वह उतने से अधिक सोचता है कि और मिल जाए हमें, जबकि हकीकत यह है कि उसको लेकर कोई ऊपर जाता नहीं है, लेकिन फिर भी मानव की इच्छा है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रशासन। अब हम लोग आते हैं स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला में, स्थापत्य कला में आते हैं तो सबसे पहली बात इसने क्या किया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, आपने पिछले वीडियो में एक इतिहासकार का नाम सुना था, पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने कहा है कि जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, इसमें सुल्तानगढ़ी का अर्थ होता है गुफा का सुल्तान। क्या होता है? गुफा का सुल्तान। और ये मकबरा था किसका? जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा था, यह इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन का मकबरा था। क्या था? इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन का मकबरा था। तो ध्यान रखिएगा, जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया, कब बनवाया भाई? तो यहां ध्यान दीजिएगा, यह मकबरा जो है 1231 में बना था। ठीक है, तो जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, यह 1231 में इल्तुतमिश ने इसे बनवाया था। और यह मकबरा जो है शैली युक्त भारत का पहला मकबरा था, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कई क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। सुल्तानगढ़ी कहाँ स्थित है, पहला क्वेश्चन बनेगा, तो आप कहेंगे सुल्तानगढ़ी दिल्ली में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सुल्तानगढ़ी में किसका मकबरा है, तो सुल्तानगढ़ी में इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन का मकबरा है। सुल्तानगढ़ी का अर्थ क्या होता है, तो सुल्तानगढ़ी का अर्थ होता है गुफा का सुल्तान।
तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अगला क्वेश्चन कि सुल्तानगढ़ी जो है यह आकार में दुर्ग के समान है। किसके समान है? दुर्ग के समान है। और इसके बीच में 66 फुट का आंगन है। क्या है भाई? 66 फुट का आंगन ही बना हुआ है। तो यहां इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें 66 फुट का आंगन भी है और यह जो है मकबरा देखने में दुर्ग के समान है। 1231 में इसका निर्माण किया गया था, इल्तुतमिश ने इसे बनवाया था। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका है अतरकीन का दरवाजा। अतरकीन का दरवाजा, अब इस पर ध्यान रखिएगा, ये जो अतरकीन का दरवाजा है इसकी क्या खास बात है? यह अतरकीन का दरवाजा जो है ये राजस्थान के नागौर क्षेत्र में है। कहाँ है? राजस्थान के नागौर क्षेत्र में स्थित है। तो यह राजस्थान के नागौर क्षेत्र में स्थित है और यह मकबरा, यह जो है दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया था और बाद में इसी दरवाजे की नकल करके या इसी दरवाजे से प्रभावित होकर के अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस दरवाजे से प्रेरित होकर बना है? तो आप कहेंगे अतरकीन के दरवाजे से प्रेरित होकर बना है। इस दरवाजे को कौन बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। और यह दरवाजा जो है, ठीक है, कहां पर है? राजस्थान के नागौर क्षेत्र में है। तीसरा देखते हैं आपको, इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश ने 1235 में स्वयं का मकबरा बनवाया था। ध्यान दीजिएगा, 1236 में इसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन 1235 में इसने मकबरे का निर्माण करवा दिया था आपने। अर्थात इल्तुतमिश का जो मकबरा है यह 1235 में बना था। एक चीज इसमें और ध्यान दीजिएगा कि ये जो है यह कुतुब मीनार से 3 मील दूर है। कहां पर है यह? 3 मील दूर है। तो अगर पूछेगा कि यह कुतुब मीनार से कितनी दूर है, तो 3 मील दूर है, मलकापुर में बना है। ठीक है ना, सॉरी मलकापुर में, यहाँ आप ध्यान, 3 मील दूर है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि जो इल्तुतमिश का मकबरा है इसे इल्तुतमिश ने स्वयं 1235 में बनवाया था। इस मकबरे में यह एक वर्गाकार इमारत है। क्या है? वर्गाकार इमारत है। और इस मकबरे में 3 द्वार है। कितने द्वार हैं? 3 द्वार है। एक द्वार आपका पूर्व का है, एक द्वार आपका उत्तर का है और एक द्वार आपका दक्षिण का है। इसको 3 द्वार इसमें जो है बनाए गए हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। तो यह हो गया आपका इल्तुतमिश का मकबरा। तो क्या हो गया? हमने आपको हिंट किया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, अतरकीन का दरवाजा और इल्तुतमिश का मकबरा। अब ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इनकी भी दरगाह अजमेर में इल्तुतमिश ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? अजमेर में इनकी दरगाह बनवाई थी, जिसे हम लोग अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। और इस अजमेर शरीफ में हिंदू और मुसलमान दोनों की श्रद्धा रहती है। दोनों लोग वहां पूजन के लिए जाते हैं और उनकी दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं और अपनी अपनी मिन्नतें मानते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है इनकी अजमेर में दरगाह है। फिर नेक्स्ट में आपको ध्यान देना है कि इसने बदायूं में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। बदायूं में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये लगभग 1223 के आसपास जो है इस जामा मस्जिद का सिस्टम बना हुआ था। तो कुल मिलाकर के 1236 में इसकी मृत्यु हो गई, आपने देखा। अब ये पूरा इल्तुतमिश का जितना भी सिस्टम मैंने आपको बताया है, ये पूरा सब एक तरफ से इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य है। इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासकों में इल्तुतमिश सबसे अहम है। ऐबक, इल्तुतमिश और बलबर ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इल्तुतमिश की विजय से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी मैं आपको यहां हिंट कर दे रहा हूं, एक ट्रिक के माध्यम से आप समझ लीजिए। बरम जावा, ठीक है, 1225 में इसने बंगाल पर आक्रमण किया था और यहां इसको विजय मिल गई। 1226 में इसने रणथंभौर पे आक्रमण किया था, यहां इसे विजय मिल गई।
1227 में इसने मंदौर पे आक्रमण किया था, यहां इसे विजय मिल गई। और उसके बाद 1228 में इसने जालौर पर आक्रमण किया था, तो इसे विजय मिल गई। और 1236 में वामियान पर आक्रमण के लिए, वामियान मतलब अफगानिस्तान में पड़ता है, जगह का नाम है। 1236 में वामियान पर आक्रमण के लिए जाते समय यह रास्ते में बीमार पड़ा और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हमने इल्तुतमिश के पूरे, ठीक है, सेक्टर को कवर कर लिया। कहीं से यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको वो चीजें क्लियर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।